ओम। मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, गुरुदेव श्री आचार्य अग्निवर्त जी, मंच पर विराजमान अन्य विशिष्ट अतिथिगण, भाइयों और मातृशक्ति को मेरा सादर प्रणाम। Myself, Dr. Sandeep Kumar Singh. I am the professor of physics and mathematics at J.K. Lakshmipati University in Jaipur, Rajasthan. I have done 4-year works as a research scientist in Sweden. I did my PhD from Belgium in physics. I did my MTech from IIT Madras in industrial mathematics and scientific computing. I did my MSc and BSc in physics from Aligarh Muslim University with specialization in high energy physics and condensed matter physics. I have published more than 25 papers in international journals. If somebody is interested in my papers, this is my Google Scholar account and they can check and they can verify my papers. मैं ये क्यों कर रहा हूँ कि कोई डाउट करे कि क्या ये झूठ तो नहीं बोल रहे, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पर गूगल स्कॉलर अकाउंट पर आएं और चेक करें सारे डेटा को। दिस इज ऑल्सो माई लिंक्डइन अकाउंट। I have uploaded all my BSc, MSc, MTech, PhD certificates are there. You can download and you can also verify with yourself. तो जो टॉपिक है हमारी कॉन्फ्रेंस का, वैदिक और मॉडर्न फिजिक्स, तो हम कुछ मॉडर्न फिजिक्स की प्रॉब्लम यहाँ पर लेंगे और वैदिक फिजिक्स क्या उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो प्रॉब्लम है वो है सत्य की खोज, द क्वेस्ट फॉर अल्टीमेट रियलिटी। दिस इज द पिक्चर ऑफ द फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस, जिनको कि 20th सेंचुरी का बेस्ट ब्रेन कहा जाता है। तो उन्होंने, अगर आप इस पैराग्राफ के लास्ट लाइन को जाएंगे, इफ यू बिलीव इन साइंस लाइक आई डू यू बिलीव दैट देयर आर सर्टेन लॉज दैट आर ऑलवेज ओबेड। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप विज्ञान में अगर विश्वास करते हैं जैसा कि मैं करता हूं, तो देयर आर सर्टेन लॉ, फिजिक्स के लॉ हैं जो कि हमेशा उनका पालन होता है। जैसे पृथ्वी सन के चारों ओर रोटेट कर रही है, तो वो कुछ लॉ है कि वो इक्विलिब्रियम में है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स और वेलोसिटी, जो अर्थ की वेलोसिटी है, या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट करते हैं। और देयर आर मेनी लॉज हैं, न्यूटन्स लॉ हैं, थर्मोडायनामिक्स के लॉ हैं। इफ यू लाइक यू कैन से द लॉज आर द वर्क ऑफ गॉड, बट दैट इज मोर ए डेफिनेशन ऑफ गॉड देन ए प्रूफ ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। तो ये कह रहे हैं कि कुछ जो स्पिरिचुअल वाले हैं उन्हीं को वो कहते हैं कि गॉड के लॉ हैं, लेकिन जो मैं कहता हूं कि वो खाली एक डेफिनेशन है और उसके जो गॉड के इसके प्रूफ को वो एग्जिस्टेंस के प्रूफ नहीं करती है, वो कि गॉड कोई एग्जिस्ट नहीं करता, ये खाली एक डेफिनेशन है, गॉड एक डेफिनेशन है। अब मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ कि आपको कि ये मॉडर्न साइंस कैसे वर्क करती है, कि ये एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है। E इक्वल टू एच न्यू, न्यू या फ्रीक्वेंसी है, एच इज द प्लांक कांस्टेंट, और इसी को हम एच सी अपॉन लैम्डा की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ लैम्डा वेवलेंथ है। फिर हम फॉर एग्जांपल ये पॉइंट प्रोटॉन है, अगर हम प्रोटॉन के इंटरनल स्ट्रक्चर को जानना चाह रहे हैं कि प्रोटॉन किस किस से मिलकर बना है, तो हम इस पर एक बहुत बड़े एनर्जी से अटैक करते हैं। अगर यहाँ पर एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो यहाँ वेवलेंथ ज्यादा है, तो यहाँ एनर्जी कम है, तो ये क्या हुआ, इसको हिट नहीं किया, ये स्किप हो गया। तो वी कैन नॉट नो
अबाउट दिस पार्टिकल। अगर इस पार्टिकल के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए हमें, तो हमें यहाँ पे एनर्जी बढ़ानी होगी ताकि वेवलेंथ कम हो, और वो इसको हिट करेगा इस पार्टिकल को, और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम जान जाएंगे कि प्रोटॉन क्वार्क से मिलकर बना है। अगर हम इसको क्वार्क माने, तो हमें और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को जानने के लिए। तो क्वार्क के लिए जो एनर्जी की जरूरत है वो है गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बहुत बड़ी एनर्जी है। इसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट हुए हैं पूरी दुनिया से। और अगर हम क्वार्क का स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं, जो कि थ्योरेटिशियन कहते हैं कि स्ट्रिंग से मिलके बने हैं, तो वो खाली थ्योरी है, वो कभी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी एनर्जी हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो मॉडर्न साइंस क्या है कि ये टॉप डाउन अप्रोच में बिलीव करती है कि पहले हमने मॉलिक्यूल्स पता किए, फिर और अच्छी मशीनें बनाई हमने, तो फिर हम एटम पर आए। एटम प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, प्रोटॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर क्वार्क से मिलकर बना है, और बस यहीं तक हम रुक गए। अगर क्वार्क से अगर हमें स्ट्रिंग तक प्रूफ करना है, देन वी नीड अ वेरी बिग मशीन और लॉट ऑफ एनर्जी, तो वो कभी इस सदी में पूरा नहीं होगा। इसलिए ये सारे वैज्ञानिक, स्टीफन हॉकिंस या अदर साइंटिस्ट, बिलीव दैट देयर इज सम फिजिक्स ऑफ लॉ और देयर इज नो गॉड। दिस इज आवर थ्योरी, वैदिक रश्मि थ्योरी। वी आल्सो से ओके, हम भी मॉलिक्यूल से मिले, मॉलिक्यूल से छोटा एटम्स है, बेसिक पार्टिकल और क्वांटा है। तो यहां तक तो मॉडर्न फिजिक्स काम कर रही है, और यहां तक फिजिक्स के लॉ काम करते हैं, ये हम भी मानते हैं। लेकिन इससे भी पहले देयर आर 4-5 स्टेप्स। लेकिन ये बेसिक पार्टिकल और क्वांटा कहाँ से, किससे मिलके बने हैं? तो ये छंद रश्मियों से मिलके बने हैं। और छंद रश्मियां किससे मिलके बनी है? वो आकाश तत्व से मिलके बनी है। आकाश तत्व किससे मिलके बना है? वो अहंकार महत्व तत्व से मिलके बना है, और उसका निर्माण हुआ है पश्चंती ओम अवस्था से। और प्रारंभिक अवस्था जो यूनिवर्स की है, उसमें कॉन्शियसनेस, जिसको हम ईश्वर, ब्रह्म, विष्णु, शिव, अल्लाह, गॉड, कुछ भी कह सकते हैं, वो है। और प्रकृति है, जो कि मटेरियल फॉर्म है, जिसमें 3 गुण सत, रज और तमस रहते हैं। सत का मीन्स लाइट, एनर्जी। रज का मीन्स एक्टिवनेस, क्रियाशील। और तम का मीन्स इनर्सिया, जड़त्व। तो यहाँ पर मॉडर्न साइंस गलत नहीं है इस सेंस में के जो जहां तक वो जान पाए इंटरनल स्ट्रक्चर को, कि प्रोटॉन क्वार्क तक जिनको जानकारी है, वहां तक तो फिजिक्स के लॉ काम करते ही हैं, ये तो हम भी मानते हैं। लेकिन जो मॉडर्न साइंस की अप्रोच है, एक्सपेरिमेंट से और अंदर तक डिकोड करना है एलिमेंट्री पार्टिकल्स को, तो वो उनकी लिमिट तो बंद हो गई। अब क्वार्क से वो नीचे नहीं जा सकते। तो उनका मानना तो यही रहेगा कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, और खाली देयर इज सम लॉज ऑफ फिजिक्स इज देयर। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने दूसरी विधि खोजी। वो डीप मेडिटेशन में माइंड की वेव से उन्होंने इस मटेरियल को और ज्यादा पेनिट्रेट किया, उसके अंदर और चले गए, और फिर उन्होंने सारे इस मैकेनिज्म जो को पकड़ा डीप मेडिटेशन स्टेट में। तब उन्होंने पता चला कि यहाँ पर कॉन्शियसनेस का फोर्स है, ब्रह्म की ताकत है, जो कि ओरिजिन है ऑल द लाइफ इन दिस यूनिवर्स। लेकिन बिकॉज बिकॉज सारे इंजीनियर और साइंटिस्ट मॉडर्न साइंस पढ़ रहे हैं, उसकी वजह से क्या हुआ है कि नास्तिकतावाद फैल रहा है, और लग्जरी लग्जरी मीन्स भोग विलास फैल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि द कंट्री हु इज यूजिंग मोर एनर्जी रिसोर्सेज अज्यूम मोर डेवलप्ड। तो वो समझते हैं कि जीवन खाली एक ही बार मिला है, कितनी भी मस्ती करनी है कर लो, कितनी भी एनर्जी का यूज करना है कर लो। तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी का यूज कर रहे हैं। अमेरिका और यूरोप में एक एक पर्सन के पास बहुत बहुत बड़ी गाड़ियां, बहुत बहुत बड़े घर हैं, और वो दोहन कर रहे हैं प्रकृति का। जबकि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य के साथ, इक्विलिब्रियम के साथ रहना चाहिए। इस दोहन की प्रकृति के फलस्वरूप इस दुनिया में क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम पैदा हो रही है। नो फियर ऑफ कर्मा, क्राइम, करप्शन आर इंक्रीजिंग। अब लोगों में
कोई दंड देने वाला नहीं है, ये विश्वास रहा है, एक ही बार जन्म मिला है, जितनी मौज मस्ती करनी है कर लो। इससे क्राइम में भी बढ़ावा मिल रहा है और करप्शन, भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा हो रहा है। जो देवीय गुण हैं जैसे प्रेम, दया, करुणा, शिष्टाचार, इसे हम लव, काइंडनेस, एम्पैथी, ग्रेटिट्यूड भी कहते हैं, वो समाज में अब घट रहे हैं। और जो आसुरी गुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, बढ़ रहे हैं। इन सब की वजह से आधी पॉपुलेशन ऑफ होल वर्ल्ड इज अंडर मेंटल डिसऑर्डर, जो डिप्रेशन में चली गई है। अब दूसरा टॉपिक हम लेते हैं कॉस्मोलॉजी और बिग बैंग थ्योरी, कि बिग बैंग थ्योरी में क्या प्रॉब्लम है। तो पहला जो टॉपिक है वो एंट्रोपी है। एंट्रोपी का मीनिंग क्या है कि इट इज ए मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। कि ये, अगर ये एक एग्जांपल लेते हैं आपके हॉस्टल का, आप जिस घर में रहते हैं, आप सफाई करते हैं, लेकिन आप 2-3 दिन बाद देखते हैं कि सारा रूम अस्त व्यस्त हो गया है, तो ये ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है रूम आपका। तो हमें यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि चीजें वो ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ बढ़ती हैं। लेकिन बिग बैंग में क्या हुआ कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और फिर सारी चीजें, ये फिर गैलेक्सी बनती गई, तो यहाँ डिसऑर्डर से ऑर्डर आ रहा है। फिर हम लोग बने एक ऑर्डर है, सुपर इंटेलिजेंट क्रिएशन मार रहे हैं कि बहुत सब कुछ, आंखें हमारी, नाक, सब बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, एक ऑर्डर स्टेट में आ गए हम। तो दिस दिस वायलेट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कि यहाँ पर डिसऑर्डर से ऑर्डर हो रहा है, जबकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि ऑर्डर से हम डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। तो साइंटिस्ट अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए कि इस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कैसे हम एक्सप्लेन करें। द थर्ड इज द यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। हम जानते हैं सब, बिल्डिंग ब्लॉक जो है हमारा वो सेल है, और वो करीब करीब 40,000 एटम से मिलकर बना है। अब आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंस ये सब कहते हैं कि ये सडनली एक जो सेल का स्ट्रक्चर है उसी तरह से फॉर्म हो गया, प्रोबेबिलिटी से, रैंडमनेस से, और इससे हमारा जीवन स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर हम किसी मैथमेटिक्स, डॉक्टर भूप सिंह जी ने किया है इसका कैलकुलेशन, डॉक्टर आचार्य अग्निवर्त जी ने बताया हमें, और उन्होंने ये पाया कि देर आर 40,000 एटम्स इन ए सेल। अगर वो रैंडमनेस का और डिसऑर्डर और ऑर्डर का हम अगर रेशो निकाल लें, तो वो निकलता है 10⁻160:1 के। सेल के इस तरह के स्ट्रक्चर बनने में रैंडमली चांस से वो 1 है, और डिसऑर्डर का जो सेल नहीं बनने का वो रेशो है 10⁻160, 10⁻160। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो इसलिए ये कोई पॉसिबल नहीं है। ये जब भी पॉसिबल है कि ये सेल कोई सुपर इंटेलिजेंस या ब्रह्म इसका निर्माण करे। अब तीसरी प्रॉब्लम आती है क्वेस्ट फॉर थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। तो मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो एक ऐसी थ्योरी बनाना चाह रहे हैं कि वो संसार की सारी फिनोमेना, जो सारी घटनाएं हो रही हैं, उनको एक्सप्लेन कर दे, सिंगल थ्योरी। अभी तक क्या हुआ है कि वो बहुत हार्ड वर्क के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स को ही कंबाइन कर पाए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को इस थ्योरी में कंबाइन नहीं कर पाए। और इस वर्क के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला, जो पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट हैं, अबू सलाम, उनके नाम पर अबू सलाम इंटरनेशनल थ्योरेटिकल फिजिक्स सेंटर इटली में उनके नाम पर भी रखा गया। हम्म, तो अगर हम चारों फोर्सों को मिला के एक थ्योरी बनाए, तो उसको हम ग्रांड यूनिफिकेशन कहते हैं, और वो अभी तक एक ड्रीम बना हुआ है मॉडर्न साइंटिस्ट के लिए। ऑन द अदर हैंड, इसके विपरीत वैदिक रश्मि थ्योरी वो एक ऐसी थ्योरी है जो कि सूक्ष्म स्तर से, एटॉमिक लेवल से, कॉस्मोलॉजिकल और ब्रह्मांड की सारी कैलकुलेशन को एक्सप्लेन करती है। ग्रेविटी, जो कि अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है मॉडर्न साइंस में, वैदिक रश्मि के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से इसका एक्सप्लेन किया गया है।
और ग्रेविटी ही एक वो एलिमेंट है जो कि यूनिवर्स की सीक्रेट को अनलॉक करती है। और बहुत सारी फिनोमेना है, खाली ग्रेविटी ही नहीं। द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, जैसे लाइक फोटोन, इलेक्ट्रॉन, जो कि मॉडर्न साइंस कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल है। एलिमेंट्री पार्टिकल का मीनिंग है कि इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, यही इनका आखिरी स्ट्रक्चर है। लेकिन वैदिक रश्मि थ्योरी कहती है कि फोटोन भी 360 वाइब्रेशन से मिलकर बना है। ओरिजिन ऑफ चार्ज, फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव ही क्यों होता है, इसके बारे में अभी मॉडर्न साइंस के पास कोई उत्तर नहीं है। और बहुत सारी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छे तर्क के साथ वैदिक रश्मि थ्योरी सॉल्व करती है। अब हम कुछ जर्नल प्रॉब्लम के आते हैं, सामाजिक प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं कि वहां वैदिक साइंस कैसे हमारी हेल्प कर सकती है। अभी जो चल रहा है, कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, और डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दी है कि ये पेंडेमिक खत्म होगा तो दूसरे भी बहुत आने वाले हैं। तो इसका हम क्या कर रहे हैं, हम केमिकल स्प्रे और फॉग का यूज कर रहे हैं, और वी आर पोल्यूटिंग आवर एयर एंड ग्राउंड सो हैवीली। और एक वैक्सीन बनने में भी सालों लगते हैं, और विश्व की जनसंख्या जैसे 800 करोड़ है, तो सबको वैक्सीन प्रोवाइड करना ये 3-4 साल या 5 साल का टास्क है, और बहुत ही कॉस्टली टास्क है। तो इसका रीजन क्या है इन पेंडेमिक्स का? एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचर। नेचर का बहुत ज्यादा दोहन हो रहा है, और सबसे ज्यादा तो मीट इंडस्ट्री इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आजकल बहुत सारे फार्म फार्म खुल गए, मीट का बहुत ही ज्यादा लोगों में क्रेज बढ़ता जा रहा है। तो सप्लाई को बरकरार रखने के लिए ये पिग फार्म है, मुर्गी पालन है, जहाँ पर बहुत ज्यादा जानवरों को एक छोटे से क्षेत्रफल में रखा जाता है। तो कोई भी बर्ड हुई या पिग हुआ, उसका इन्फेक्शन, सारे इन्फेक्शन फैल जाता है, और वो मीट प्रोसेसिंग के थ्रू या खाने के द्वारा वो मनुष्यों में भी फैल जाता है। लेकिन वेजिटेरियन पीपल तो इनोसेंट है बेचारे, वो खा भी नहीं रहे, लेकिन तब भी उनको ये सजा मिल रही है, वो इसका शिकार हो जाते हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? तो हमारे देश में काढ़े का बहुत ज्यादा प्रचार हुआ जब कोरोना पेंडेमिक फैला, और फॉरेन मीडिया ने इसका क्रेडिट नहीं देती है हमें। वो कहती है कि इंडिया में ये हर्ड इम्यूनिटी है, और दूसरे फैक्टर हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल है लेस डेथ के लिए, कम डेथ हुई है इंडिया में। लेकिन हम विश्वास करते हैं कि ये हमारी वैदिक ट्रेडिशन है, हमारी वैदिक लाइफ स्टाइल है, जिसकी वजह से इंडिया में कम डेथ हुई है कोरोना से, क्योंकि काढ़ा जो आयुर्वेद है वो हमारे वैदिक लाइफस्टाइल का हिस्सा है। और दूसरा जो कि हमारे ऋषि मुनियों की सबसे बड़ी खोज कही जाएगी, वो थी यज्ञ। वो बेसिकली क्या है, मॉडर्न साइंस में उसको हम नैनो टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। जो अग्नि है, घी के द्वारा जलाई हुई अग्नि, उसमें वो ताकत होती है कि वो कोई भी उसमें पदार्थ डालें तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, वो नैनो पार्टिकल्स बना देती है उसके। और नैनो पार्टिकल का सरफेस एरिया उसके ओरिजिनल फॉर्म से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा क्रियाशील हो जाता है, रिएक्टिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई गिलोय अगर हम डायरेक्ट खाएं तो वो इतना फायदा नहीं पहुंचाएगी, अगर हम उसको यज्ञ में डाल के जला दें तो उसके नैनो पार्टिकल बन जाएंगे, और वो 1,000 या 10,000 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। तो इस प्रकार हम यज्ञ के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा, योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर को इतना मजबूत बना लें कि कोई भी वायरस हम पे अटैक ना करे। जी, अदर प्रॉब्लम्स आर पॉल्यूशन है। तो आज के जमाने में हमारी सोसाइटी पॉल्यूशन से गंभीर रूप से पीड़ित है। उसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण है, और ये पॉलीथीन प्रदूषण है। तो इसके भी वैदिक साइंस क्या सॉल्यूशन देती है? तो हमें थोड़ा अपना जीवन का लाइफस्टाइल सुधारने की जरूरत है। जैसे पहले हम कुछ साल पहले हम पत्तलों पर खाना खाते थे, तो पत्तल तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, इसे फेंक दो तो वो दोबारा जमीन में मिल जाएगी। और पानी भी और दही भी हम कुल्हड़ों में लेते थे, मिट्टी के बर्तनों में। कुछ लोग भी एक नई यूनिक अप्रोच के साथ आए हैं, जैसे ये चम्मच बनाई है किसी ने मसालों की, तो इससे अपना सूप और कुछ खाओ और बाद में चम्मच को भी खा लो, जो कि भी मसालों से बनी है। साइंस भी बायो मटेरियल की खोज कर रही है, जैसे जो पेड़ से जो मिलने वाले मटेरियल है, सेलुलोज और बायो मटेरियल,
वो भी उतने ही काम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में और अदर इंडस्ट्रीज में, लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। सोलर सेल भी बायो बायो मटेरियल से बन सकते हैं, लेकिन उनमें अभी थर्मल स्टेबिलिटी मींस जो सिलिकॉन का सोलर सेल है वो 25 साल तक उसकी लाइफ टाइम है, लेकिन थर्मल और बायो मटेरियल के जो सोलर सेल हैं उनकी उम्र 4 या 5 दिन है। तो थर्मल स्टेबिलिटी अभी एक इशू बना हुआ है। अगर ये सॉल्व हो जाता है फ्यूचर में तो हम बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अब छठा टॉपिक आता है माइंड हैकिंग एंड सोशल मीडिया। तो आजकल हम सब लोग सोशल मीडिया पर हैं, लेकिन और ये फ्री में फेसबुक, गूगल, ट्विटर एक्सेस दे रहे हैं अपनी सर्विस का, लेकिन उसमें उन कंपनियों की कुछ अपना चालाकी है कि ये सब कुछ फ्री में नहीं है। वो हमारा जो कीमती डेटा है, जो हम बातें करते हैं आपस में, जो हम लाइक डिसलाइक करते हैं, हमारे इमोशंस को, हमारे बिहेवियर को, समाज के बिहेवियर को वो वापस अमेरिका भेज रहे हैं सारे डेटा को। तो उस डेटा से क्या होता है, तो वो डेटा वो मार्केटिंग कंपनियों को, पॉलिटिकल पार्टियों को बेच देते हैं, उससे वो ह्यूज प्रॉफिट कमाते हैं। और इससे क्या होता है कि इससे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसका बचाव है स्वराज बाई महर्षि दयानंद सरस्वती। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्वराज का उद्भोग किया कि अगर हम अपने देश में ही, अगर हम सोशल मीडिया का यूज करना चाहते हैं तो हमें सर्विस प्रोवाइडर ना होकर वैल्यू एडेड कंपनी बनानी होगी। हम अमेरिका के या दूसरे देशों की कंपनियों में सर्विस ना करें, हम अपने देश की कंपनियां बचाएं ताकि हमारे देश का डेटा हमारे पास ही रहे। अगर इंडिया ही इस डेटा को बचाना चाहता तो उसे फेसबुक, ट्विटर और गूगल जैसी कंपनियां खुद खड़ी करनी होंगी। और सोशल मीडिया से क्या प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपका मोबाइल आपके पास रखा है तो कोई मैसेज आया फेसबुक पर या ट्विटर पर या व्हाट्सएप पर, तो आप तुरंत उस मैसेज को देखने लगते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि स्टूडेंट का कंसंट्रेशन, अटेंशन और मेमोरी वीक हो रही है। वो पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे एग्जाम्स में। जबकि हमने सुना है अपने ऋषि मुनियों से कि कंसंट्रेशन इज द की टू सक्सेस, कि कंसंट्रेशन ही सफलता की कुंजी है। तो इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने तो बहुत तपस्या की। ऐसे इसका जो वैदिक सॉल्यूशन है वो है अष्टांग योग और पतंजलि, कि हमें यम, सफाई और दूसरे जो यम के नियम है, 5 नियम, दूसरे की चोरी न करना, सत्य बोलना, अहिंसा रखना, आसन, प्राणायाम, अपने शरीर को एनर्जी देना प्राणायाम से, प्राण एनर्जी देना, आसन। आसन का यहाँ पे मतलब है कि एक आप जब ध्यान की मुद्रा में, तो एक कोई आसन है आपको, तो लॉन्ग टर्म वो उस आसन में बैठे रहना। प्रत्याहार, व्यसनों से दूर रहना। फिर धारणा, धारणा, ध्यान और समाधि, ये सब माइंड के कंसंट्रेशन के लिए हैं। तो इस तरह से हम अपने माइंड को ट्रेंड कर सकते हैं और अपने जीवन में अपने जो भी अपना जो मनचाहा फील्ड है उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड वर्ड इंस्टेबिलिटी। तो इसमें क्या है कि द वर्ल्ड ऑफ एआई एंड ऑटोमेशन इज इनएविटेबल। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन आ रहे हैं, हम कितना भी कह लें कि हम पे कुछ नहीं होगा, ये रुकने वाले नहीं है, ये आ ही रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि मशीनें ज्यादा स्मार्ट होती जा रही हैं और ह्यूमंस आर डमर, ह्यूमंस बुद्धू होते जा रहे हैं। फिर कुछ लोग इसका पक्ष लेते हैं कि इससे जॉब लॉस्ट हो रही है तो क्रिएटिव भी हो रही है, लेकिन सत्य ये है कि जॉब पुअर देशों में लॉस्ट हो रही है। जैसे इंडिया में, जैसे टैक्सी का केस लें हम, तो पहले टैक्सी ड्राइवर होते थे, लेकिन ओला उबेर आया तो जॉब तो यहाँ पर लॉस्ट हो गई, लेकिन जो उबेर की वजह से जो इंजीनियर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर,
सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो सारे अमेरिका में जॉब्स क्रिएट हुई हैं या दूसरे देशों में, यूरोप में जॉब क्रिएट हुई। तो जॉब लॉस्ट हो रही है डेवलपिंग कंट्री में, लेकिन जॉब क्रिएट हो रही है डेवलप्ड कंट्रीज में। तो इंडिया जैसे देशों में जो कि यहाँ पर बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो और ज्यादा बेरोजगारी अभी अगले 10 सालों में बढ़ेगी। अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी डेंजरस एक और खतरनाक टेक्नोलॉजी है क्वांटम कंप्यूटिंग। अभी आप हमेशा न्यूज़पेपर में चाइना और अमेरिका के आपस में लड़ाई की बातें सुनते रहते हैं कि ये इन पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और ये ट्रेड वार है, लेकिन एक्चुअल में अंदर की स्टोरी है कि ये ट्रेड वार नहीं है, ये क्वांटम कंप्यूटिंग में आगे निकलने की रेस है। जिस देश के पास ये टेक्नोलॉजी होगी क्वांटम कंप्यूटिंग, वो उस पूरी दुनिया पर राज करेगा। लेकिन ऐसे जॉब लॉस्ट हो जाएगी, तो वैदिक सॉल्यूशन क्या है इसका? जो महाराज मनु ने अपना मनु मॉडल दिया कि सब लोग एक छोटे से एरिया में, फॉर एग्जांपल एक जिले में, एक कस्बे में या एक गांव में अलग अलग काम करें। जैसे कोई बुनकर हो गया, कोई किसान हो गया, कोई टीचर हो गया, कोई मिल्कमैन है, कोई शॉपर है। और फिर वो एक दूसरे को सामान बेचें, चाहे शुरू में थोड़ा महंगा सामान होगा इंटरनेशनल कंपनी के कंपैरिजन में, लेकिन इससे सबको रोजगार मिलेगा। लेकिन हमें एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि कोई जुलाहा या किसान का काम कर रहा है, तो सब मनुष्यों का एक अपना आत्मसम्मान है, उसको हमें ठेस नहीं पहुंचानी है, किसी को गाली नहीं देनी है। और ये खाली कर्म फिलॉसफी पर होना चाहिए, मीन्स काम काम होता है, हमें उसको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम थोड़ा नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, उसमें आता है एनर्जी वेपन्स। तो आजकल आपने सुना होगा कि अमेरिका ने एक नया एनर्जी वेपन्स, लेजर वेपन्स बनाया है। तो इससे वो हवा में ही किसी भी मिसाइल्स और एरोप्लेन को मार गिरा सकता है। और दूसरे भी एनर्जी वेपन्स है, माइक्रोवेव वेपन्स आ रहे हैं। और हमने सुना कि चाइना ने भी ऐसे इंडियन सैनिकों पर इस्तेमाल किया। ये अभी इनकी कोई पुष्टि नहीं है खबरों की, लेकिन एनर्जी माइक्रोवेव वेपन्स क्या करते हैं कि उस चोटियों पर या उस एरिया में जहाँ पे छोड़े जाते हैं, वहां पर टेम्परेचर को 50 डिग्री से भी ऊपर बढ़ा देते हैं, जिससे हमें शरीर में पानी की कमी, उल्टियां और शरीर कमजोर हो जाता है। तो इसका वैदिक सॉल्यूशन क्या है माइक्रो इससे फाइट करने का? तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि एनर्जी वेपन्स को एनर्जी वेपन के द्वारा ही काटा जा सकता है। जैसे एक बार गुरु जी ने बताया हमें कि भीष्म पिता ने एक अग्निबाण छोड़ा, जो कि पांडवों की सेना पर चारों तरफ आग ही आग उसने लगा दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका सॉल्यूशन, इस एनर्जी का सॉल्यूशन विनय है। हम हाथ जोड़ के उस शक्ति, उस एनर्जी के आगे खड़े हो जाएं। तो सब लोग अपने रथों से उतर गए और विनय पूर्वक, श्रद्धा से, मन की शक्तियों से उससे माफी मांगी या उसके सामने हाथ जोड़े। तो फिर वो आग अपने आप शांत हो गई। तो इसका मीनिंग क्या है कि एक एनर्जी वेपन्स, एक एनर्जी का सॉल्यूशन दूसरी एनर्जी है। या हम एग्जांपल है, एक ब्रह्मास्त्र का काट एक ब्रह्मास्त्र ही कर सकता था। लेकिन अभी इस मैटर में हमारी साइंस अधूरी है। अभी हमें लेजर वेपन्स या माइक्रोवेव वेपन्स का दूसरी एनर्जी कैसे काट करेगी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए हमें वेद विज्ञानालों या वेदों की तरफ जाना चाहिए और हमें डिटेल में इसकी स्टडी करनी चाहिए। अब मैं कुछ पॉइंट वैदिक एग्रीकल्चर पर भी उठाना चाहूंगा। जो आजकल की केमिकल फर्टिलाइजर्स कंपनियां दावा करती हैं कि दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, उनका पेट भरने के लिए हमें केमिकल्स फर्टिलाइजर्स बनाने पड़ते हैं। लेकिन ये केमिकल फर्टिलाइजर्स दुनिया की 2% इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम करते हैं। और ये प्रैक्टिस भी बहुत पुरानी है, ये 100 साल पुराना मेथड है, लेकिन स्टिल इट इज वर्किंग इन इंडस्ट्रीज। और वैज्ञानिक कहते हैं क्योंकि ये अमोनिया से केमिकल फर्टिलाइजर बनाना एक क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना है, इसके लिए हमें क्वांटम कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमारे खेतों में केंचुए और दूसरे गाय के गोबर से ये हम पूरा कर सकते हैं अपने देसी खाद के तरीके से। तो दयानंद सरस्वती जी ने एक गौ रक्षा आंदोलन चलाया कि गौ ही इस राष्ट्र को बचा सकती है।
और हमारे भाई राकेश उपाध्याय जी ने भी बताया वेदों से कि हम ताजे गोबर से, ताजे गाय के गोबर से, और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दें और एक ऐसे ड्रम में रख लें, और उससे हम खेतों में ये खाद का उपयोग करें तो उससे हमारे खाद की फसल की वृद्धि बहुत ज्यादा होती है। इस इसके बारे में राकेश उपाध्याय जी अपने विचार आपको बताएंगे। और जो आखिरी टॉपिक में लेता हूँ वो है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि हमारे नास्तिकतावाद की वजह से हम बहुत ज्यादा दोहन कर रहे हैं प्रकृति का, इसलिए टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ गया है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कुछ जगहों पर आग लग रही है, जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की खबरें सुनी होंगी। कुछ जगह पे सूखा पड़ रहा है, वर्षा अनियमित हो गई है, और उसकी वजह से कुछ जगह पे साइक्लोन आ रहे हैं, जैसे अमेरिका में भी साइक्लोन आते हैं। तो ये प्रेडिक्ट किया गया है कि 2000 इसी तरह से अगर ये क्लाइमेट चेंज पर रोक नहीं हुई तो अंटार्कटिका की सारी बर्फ 2030 से 2050 के बीच में पिघल जाएगी। इससे हमारा सी लेवल बढ़ जाएगा और समुद्र के किनारे जो भी शहर हैं वो सब डूब जाएंगे। लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट यहाँ पर भी कार्बन कैप्चर की बातें करते हैं। वो कहते हैं, एलोन मस्क जो कि दुनिया के सबसे धनी आदमी है और उन्हें इवन एलियंस का भी दर्जा दिया जाता है, उन्होंने अभी घोषणा किया कि वो $100 मिलियन उस इंडस्ट्री को या उस संस्था को देंगे जो कि बेस्ट कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी बनाएगी। जबकि इसका वैदिक में आसान सॉल्यूशन है, हमें प्रकृति के साथ मित्रता से रहना चाहिए। हमें, हमारे पेड़ वही काम कर रहे हैं, हमें करोड़ों अरबों पेड़ लगाने चाहिए, वो अपने आप वर्षा को ला रहे हैं। और हमें यज्ञ चिकित्सा पर और काम करना चाहिए कि यज्ञ चिकित्सा जो कि एक थर्मल साइंस है, हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, वो एक साउंड साइंस है। किस तरह से यज्ञ की भेदी बनाई जाए वो एक ज्योमेट्री है, मैथमेटिक्स है। और कौन से पदार्थ उसमें यूज किए जाएं, और टाइमिंग संध्या काल ही सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है, मॉर्निंग और इवनिंग, इसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। धन्यवाद।